आपका स्वागत है बीएनपी न्यूज में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मनीष सिंह जी। आइए जानते हैं इनसे बेगूसराय विधानसभा चुनाव के बारे में। आपकी राजनीतिक शुरुआत कहां से हुई? जैसा कि सब लोगों को पता है, मेरा जन्म एक राजनीतिक परिवार में हुआ। मेरे दादा डॉक्टर भोला सिंह बेगूसराय से 8 बार विधायक रहे, 1 बार सांसद रहे, 1 बार नवादा से सांसद रहे। तो बचपन से ही मैं उनके साथ पला बढ़ा और 90 से 2000 के बीच में मेरे दादा चुनाव हारे हुए थे, तो उनका घर पे ज़्यादा रहना होता था। तो मैं भी उनके साथ ही रहता था, उनके साथ सोता था, रात में BBC न्यूज़ सुनता था, DD न्यूज़ देखता था। तो पहली शिक्षा राजनीति की उनसे ही प्राप्त हुई और वो भी जब घर में रहते थे तो सैकड़ों लोग रोज उनसे मिलने आते थे। तो मैं भी उनके बीच रहता था, मज़ा आता था, राजनीति में रुचि आने लगी। फिर जब और बड़ा हुआ तो चुनाव में भी इन्वॉल्व रहता था। तो उन्होंने 2000 का चुनाव लड़ा, उसमें मैंने जहाँ तक हो सका अपनी भूमिका निभाई। उसके बाद 2005 में 2 चुनाव हुए, उसमें भी मैंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2009 में नवादा में लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा, उसमें भी मैं इन्वॉल्व रहा। फिर 2014 में बेगूसराय में लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा, उसमें मैंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। तो इस तरह से राजनीति तो मैं बचपन से ही इसमें राजनीति से जुड़ा रहा हूँ, लेकिन सक्रिय राजनीति में मैंने पिछले साल लोकसभा चुनाव जब 2019 का हुआ तब से हूँ और तब से लेके अब तक लोगों के बीच हूँ और सक्रिय हूँ। किस विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी तो मैं सक्रिय राजनीति में 1 साल से ही हूँ, तो इतना जल्दबाजी में ये कहना कि मैं चुनाव लड़ूंगा इस विधानसभा से थोड़ा जल्दी होगा। लेकिन क्योंकि मेरा घर बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र में है और मैं बचपन से ही यहाँ के लोगों को जानता हूँ, तो आगे जब भी मौका मिलेगा तो मैं चाहूँगा कि बेगूसराय से ही मुझे मौका मिले। बेगूसराय की जनता पिछले कई दशक से आपके परिवार के सांसद विधायक को चुना है, फिर आप बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे हैं, यह तो कहीं ना कहीं परिवारवाद है या नहीं? देखिए, मैं ये कहना कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ ये सही नहीं है। मैं अभी सक्रिय राजनीति में हूँ, अगर पार्टी ने मौका दिया तो मैं चुनाव लड़ूंगा। रही बात परिवारवाद की, तो परिवारवाद की परिभाषा क्या है? अगर नेहरू अपने जाने के बाद इंदिरा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना देते हैं तो वो परिवारवाद। अगर इंदिरा गांधी अपने नहीं रहने पे राजीव गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना देती हैं तो वो परिवारवाद। अगर सोनिया गांधी अपने राजनीतिक करियर के समाप्ति के समय में राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना देती हैं तो वो परिवारवाद। लेकिन अगर कोई किसी के परिवार में कोई नेता है और वो आदमी खुद से मेहनत कर रहा है, उसके घर में जो सदस्य पहले से नेता है वो उसकी मदद नहीं कर रहे हैं और वो लोगों के बीच जाके अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है, अपनी प्रतिभा दिखा रहा है, तो वो कहाँ से परिवारवाद हो गया? फिर तो आगे जनता उसकी परीक्षा लेगी, जनता ये तय करेगी कि उसमें वो प्रतिभा है कि नहीं, कि वो उनका नेतृत्व कर सके। इसमें परिवारवाद का तो कोई सवाल ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर बात विरासत की हो तो मुझे जन सरोकार से जुड़े रहने की विरासत मिली है, मुझे गरीबों की सेवा करने की विरासत मिली है और मैं दम भरता हूं कि मुझे ऐसी विरासत मिली है। बेगूसराय में भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे उम्मीदवार हैं, इनमें से यह कैसे पता चलेगा कि इस बार यहां से बीजेपी से कौन चुनाव लड़ेगा? देखिए, ये निर्णय तो पार्टी का आलाकमान तय करता है कि किसी भी क्षेत्र से चुनाव कौन लड़ेगा। क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, उनके पास फंड्स की कमी होती है, तो वो जब टिकट बांटते हैं चुनाव में तो वो पैसा लेकर टिकट बांटते हैं और भी कई मायनों को रख के टिकट बांटते हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो संपन्न पार्टी है, उनका ध्येय पैसा कमाना नहीं होता है चुनाव लड़ने के समय। वो प्रतिभा देखकर टिकट बांटते हैं। वो ये देखते हैं कि इस आदमी में चुनाव जीतने की कितनी क्षमता है। इन मायनों पे वो तय करती है कि टिकट किसे मिलेगी। वही हाल बिहार बेगूसराय में भी बीजेपी का होगा। बीजेपी ये देखेगी कि किसमें कितनी प्रतिभा है, किसमें कितनी क्षमता है कि वो चुनाव जीत सके।
अगर पार्टी आपको यहाँ से टिकट देती है तो और आप जीत कर जाते हैं तो आपका सबसे पहला उद्देश्य क्या होगा? देखिए, मैं बड़े बड़े वायदे नहीं करना चाहता, लेकिन जो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें काफ़ी कमी है। जो छोटे मोटे गरीब लोगों के काम होते हैं वो ठीक से हो नहीं पाते हैं, अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते। गरीब लोग राशन कार्ड के लिए त्राही त्राही करते रहते हैं, लेकिन उनको राशन कार्ड सबको मिल नहीं पाता। राशन कार्ड मिल भी गया तो राशन उनको समय पर नहीं मिल पाता। अभी महामारी के बीच में गरीब लोगों को बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि डीलर काफ़ी राशनखोरी करते थे और उचित राशन उचित लोगों को नहीं मिल पाता था। तो मेरा ध्यान इन छोटे छोटे मुद्दों पर ही केंद्रित होगा जो आम लोगों को इफेक्ट करता है। मैं बड़े बड़े वायदे नहीं करना चाहता कि मैं यूनिवर्सिटी बना दूंगा, ये बना दूंगा, वो बना। अभी मेरी ये क्षमता नहीं है और एक विधायक की ये क्षमता भी नहीं होती कि वो यूनिवर्सिटी बना दे और बहुत बड़ा कोई काम कर ले। तो मेरा फोकस यही होगा कि लोगों की छोटी छोटी समस्याओं को सुगम बनाने का, आसान बनाने का प्रयास करूँ। जब देश दुनिया कोरोना से महामारी से जूझ रहा है, क्या इस परिस्थिति में बिहार में चुनाव करवाना सही होगा? देखिए, ये चुनाव करवाना नहीं करवाना ये चुनाव आयोग का विशेषाधिकार होता है। चुनाव आयोग में बहुत उच्च स्तर के अधिकारी बैठे हैं जिनको इसी चीज़ में ट्रेनिंग मिली है कि कैसे चुनाव कराना है, कब चुनाव कराना है, कहाँ चुनाव कराना है, कौन से रिसोर्सेज यूज करके चुनाव कराना है। अगर उन्होंने अपने विवेक में ये निर्णय लिया है कि चुनाव समय पे हो, और संविधान की भी यही व्यवस्था है कि 5 साल के अंदर नई सरकार चुनी जानी चाहिए, तो फिर चुनाव तो सही है। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि चारों तरफ महामारी फैली है, उससे और लोग भी संक्रमित होंगे, लेकिन मुझे लगता है चुनाव आयोग ने इसकी उत्तम व्यवस्था की है कि और लोग उससे संक्रमित ना हो, चुनाव की प्रक्रिया में संक्रमित ना हो। और एक दूसरी बात है, मान लीजिए आज चुनाव नहीं होता है तो प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो वो लोगों की सरकार नहीं होती, वो केंद्र की सरकार होती है। उसमें 1-2 अधिकारी, गवर्नर बैठ के पूरे प्रदेश को चलाते हैं। 10 करोड़ लोगों को एक गवर्नर चलाए, 2-3 अधिकारी मिलकर चलाए, ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र जारी रहना चाहिए और लोकतंत्र तभी जारी रहेगा जब चुनाव समय पे हो। PNP न्यूज़